अरे वो मैं कह रहा था कि अपनी ग्रेसफुल एग्जिट की बात कर लेते हैं। नहीं नहीं, ये तो तुम्हारी मिट्टी तुम्हारे सामान की बात है साला। जबरदस्ती एक्स्ट्रा खर्चा करवाया। अब जाने भी दीजिए। बताइए क्या करना है। इस ट्रीटी पे साइन करो और एक कॉपी हमें भी दो। अब आप सारी ज़मीनें रख ही रहे हैं तो कम से कम बेइज्जती तो ना कीजिए। क्या कॉपी चाहिए आपको? भरोसा नहीं है? आपको क्या लगता है कि हम इतना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट घुमा देंगे ताकि भविष्य में जब हमारा और भारत का झगड़ा हो तो आप तमाशा देख सकें? कैसी बातें करते हैं आप। यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन हाँ, नेपाल ने सुगौली ट्रीटी की ओरिजिनल कॉपी खो दी है। जी हाँ, खो दी। 2016 में जब भारत और नेपाल 1950 की ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप को रिन्यू करने को काठमांडू में मिले, तब उस ट्रीटी को बहुत ढूंढा गया पर वो नहीं मिली। तब एक पार्लियामेंट्री इंक्वायरी बिठाई गई जिसमें पता लगा कि न सिर्फ 1950 की उस ट्रीटी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बल्कि सुगौली ट्रीटी और ऐसी कई सारे जरूरी दस्तावेज की ओरिजिनल कॉपी गायब थी। नेपाल की पार्लियामेंट्री जांच कमेटी ने अपनी निष्कर्ष रिपोर्ट में लिखा, ओरिजिनल कॉपीज ऑफ द सुगौली ट्रीटी एंड नेपाल इंडिया पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी वर नॉट टू बी फाउंड विद इन द कंट्री। कमेटी ने कहा कि उन्होंने सब जगह ढूंढ लिया, लाइब्रेरीज में, आर्काइव्स में और रिपोजिटरीज में भी। डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी, नारायण हिती म्यूजियम, कानून मंत्रालय और विदेश मंत्रालय में भी ढूंढा पर ये डॉक्यूमेंट्स कहीं नहीं मिले। खैर, अगर इतिहास की ओर दोबारा चले तो सुगौली ट्रीटी में नेपाल को आज की सीमाओं तक सीमित कर दिया गया। हिमालय की तराई तलहटी जो कि दक्षिणी नेपाल से लेकर उत्तरी भारत के अंदर तक आती है, उस पर भी नेपाल को अपना अधिकार भूलना पड़ा। संधि की शर्तों के हिसाब से नेपाल को ईस्ट इंडिया कंपनी से दोस्ती करनी होगी, जबरदस्ती। नेपाल को काठमांडू में एक कंपनी रेसिडेंट रखना होगा। नेपाल के राजा और उनकी आने वाली सभी जनरेशंस काली नदी के पश्चिम में पड़ने वाले किसी भी जमीन पर अपना हक नहीं जताएगी और ना ही वहां के रूलर्स या निवासियों से कोई मतलब रखेगी। और भी कई सारी जमीनों को लेकर ये संधि की गई जिसमें से अधिकतर जमीनें भारत से तिब्बत का रास्ता खोलती थी। सिक्किम भी अलग हो गया नेपाल से। बाकी सारी जमीनें तो चली गई, लेकिन काली नदी की दो ट्रिब्यूटरीज के बीच का एक छोटा सा हिस्सा नेपाल और भारत के बीच बोन ऑफ कंटेंशन बनकर रह गया। संधि में कहीं भी काली नदी के बारे में स्पेसिफिकली कुछ नहीं लिखा गया, ना ही संधि के साथ कोई नक्शे लगाए गए। हालांकि फिर भी हर कोई इस मसले को गैर जरूरी समझकर भूलने लगा। भारत से तिब्बत जाने वाले तीर्थयात्री भी उस जमीन का इस्तेमाल करते रहे और भारत ने 1962 के युद्ध से ही वहां पर इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की एक टुकड़ी भी बिठा रखी है, जिस पर नेपाल ने कभी भी ऐतराज नहीं जताया। हालांकि 20वीं सदी के खत्म होते होते भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री I.K. गुजराल एक डॉक्ट्रिन लेकर आए। अगर आसान तरीके से समझाया जाए। नमस्ते गुजराल साहब, ये हमारी जो भारत की विदेश नीति वाली गाड़ी है ना, ये खराब हो गई है, जरा सा धक्का लगा देंगे प्लीज। अरे हाँ बिल्कुल, कोई पूछने वाली बात है? थैंक यू। अरे अरे क्या कर रहे हैं, उस तरफ नहीं। अरे गुजराल साहब भारत की विदेश नीति पर अपनी छाप छोड़ना चाहते थे और इसी के चलते उन्होंने गुजराल डॉक्ट्रिन के अंदर लगभग यही कह दिया कि हमें अपने सारे पड़ोसी देशों की सारी डिमांड्स को बिना किसी शर्त के मान लेना चाहिए। यही नेपाल को एक मौका दिखा और 1997 की गुजराल साहब की नेपाल यात्रा में उनके आगे काला पानी की डिमांड रख दी गई। गुजराल साहब ने काला पानी को डिस्प्यूटेड करार देकर नेपाल की बात पर विचार करने का आश्वासन भी दे दिया। हाँ बिल्कुल, हम काला पानी पर विचार करेंगे। एक बात ही तो कह रहा हूँ, कौन सा 23 साल बाद कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और तभी से नेपाल काला पानी पर समय समय पर अपना अधिकार जता रहा है। कहने को तो ये एक छोटी सी बंजर जमीन है,
पर स्ट्रेटेजिकली भारत के लिए ये काफी जरूरी है, खासकर चाइना की बढ़ती बदमाशियों के चलते। सुगौली की संधि में काली नदी के पश्चिम वाला हिस्सा भारत का है और पूरब वाला नेपाल का। बहस सिर्फ इतनी सी है कि आखिर काली नदी शुरू कहाँ से होती है। एक तरफ नेपाल का कहना है कि काली नदी की शुरुआत लिपुगढ़ के नाले से होती है, जो बाद में जाकर काली नदी बनता है। वहीं भारत का कहना है कि काली नदी की शुरुआत लिपुगढ़ नाले के काला पानी के छोटे छोटे नालों से मिलकर बनी नदी से होती है। अब असल में सुगौली की संधि में क्या बात हुई थी, ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी या महाराज गिरवन युद्ध विक्रम शाह ही बता सकते हैं। पर फिलहाल उस सदी के अंग्रेजों की तरह चाइना भी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा दो फ्रेंडली देशों की लड़ाई करवा के अपना उल्लू सीधा करने की फिराक में है।